वो वीडियो दे दिए जाएगा। चलो बेटा, तो पहला चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आईटीसी। शॉर्ट में लिख लो आईटीसी, और पूरा पूरा नाम लिख लेना इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, या ब्रैकेट में लिख लो बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का ही बेसिक है ये। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का ही क्या है ये, बेसिक। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। देखो बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, बहुत छोटी छोटी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो डाल्टन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट थे, मतलब पहले साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने हमें ये बताया कि किसी भी एलिमेंट का, अगर हम लोग फ्लैश बैक में जाएं, 1808 में इन्होंने दी थी ये थ्योरी। और ये यही एक पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया कि एलिमेंट का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये बात डाल्टन जी ने बताई थी। उनसे पहले लोगों को यही नहीं पता था कि एटम नाम की कोई चीज भी होती है। ये हम है ना, इन्होंने पूरा अपना मॉडल भी दिया था, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ेंगे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम लोग को थोड़ा सा बेसिक समझना है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। इनका कहना यह था कि एटम जो होता है वो सब किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बस लिख लो, दो लाइन है, ज्यादा नहीं। एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम इज द स्मॉलेस्ट particle particle of an element. Atom is the smallest particle of an element which may or may not be capable of its independent existence. देखो इसका मतलब समझ लो, बहुत सिंपल है। बस लैंग्वेज देखने में तुम लोग को टफ लग रही होगी। देखो उनका कहना था एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, डाल्टन का कहना था। लेकिन आज की डेट में ये बात सही नहीं है, क्योंकि इनके बाद फिर बहुत सारे मॉडल और आए, है ना, और उनमें उनको देखने के बाद ये पता चला कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता है ना, ये बात सभी को पता है ना। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता है, क्योंकि एटम के अंदर भी बहुत छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, होते हैं कि नहीं होते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो लेकिन डाल्टन की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, और उस एटम का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो सेकेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है, विच मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या मतलब इस बात का, देखो अगर हम लोग नोबल गैस के एटम्स देखें, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, तो ये नोबल गैस के एटम है। नोबल गैस के जो एटम्स होते हैं इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखा जाता है। ये गैसें नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, है ना। और क्यों करती हैं, तो थोड़ा तो आप लोग को पता होगा ऑक्टेट रूल के बारे में कि, सारे ऑक्टेट कंप्लीट रहते हैं। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि इन एलिमेंट्स का ऑक्टेट, या हीलियम के लिए डुप्लेट बोल दो तो ज्यादा सही रहेगा, हीलियम को छोड़ दो तो बाकियों के लिए ऑक्टेट, इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ये एटम्स नेचर में इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनको छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, बाकी जितने भी एटम होते हैं वो नेचर में किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइंड स्टेट में। वो इंडिपेंडेंट, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं देखा जाता है।
ठीक है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग को सबसे पहले डाल्टन की थ्योरी ने सजेस्ट की थी। अच्छा, और अच्छा मोल कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट में ज्यादातर जो बातें हैं वो डाल्टन थ्योरी को ही हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग शुरुआत में ये थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा फिर Sir, इसमें what हम लोग, about the iron, sir? हाँ क्या कह रहे बेटा, आयरन? The iron, sir, Fe, sir, on the periodic table, sir, he also complete the octet. आयरन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है, किसने कह दिया ऑक्टेट कंप्लीट होता So the atomic mass represents it. है? नहीं बेटा, एक्चुअली आप लोगों ने अभी केएलएमएन में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना बेटा? Yes, sir. कि एक्चुअली होता है ऑक्टेट रूल को सही तरीके से समझना है तो वो एसपीडीएफ में समझ में आता है। मतलब हम लोग जो ऑर्बिटल्स में करते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो समझ में आता है कि ऑक्टेट रूल का सही मीनिंग क्या है। वो के11 में जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है। के11 में जो के11 में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनके लिए तो के11 से हो जाता है एक्सप्लेन, लेकिन जो डी ब्लॉक जैसे आयरन बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके उसका ऑक्टेट हमें देखना है तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ में करना होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, उसके बाद आएगा 4s2 3d6। ठीक है, इस तरह का। तो इसका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड नहीं है। अगर इसका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता तो बोलते कि ये नोबेल गैस है। तो ये नोबेल गैस नहीं है, मतलब कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। ठीक है, Okay, sir. तो हम लोग पढ़ेंगे अभी सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो अभी बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें करेंगे। अभी आप लोग बिल्कुल ये मान के चलो कि आपको मैं हर एक बात बताऊंगा, कोई भी बात। हाँ जो साथ लेके भेजना है सफर का, ये कैसे होगा भेजना? क्या है, ये फिर इसमें कैसे भेजा? ये देखो क्वेश्चन कर लिया उसने, हाँ। फोटो खींच लो, हम्म, स्कैन कर लो, एक पीडीएफ बना लो। हम्म। स्कैन करके पीडीएफ बनाना था, मैम को भेजना साथ में। इतनी बड़ी होगी पीडीएफ नहीं बनाना था। अगर मैम से बोलो मैम बता देंगे। ठीक है, तो बस वही अपलोड कर दो, पीडीएफ बना मेरे पास ले आना फिर। हाँ देखो, हाँ इसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इसमें आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, समझिए सारी बात। जैसे एक तरफ मैं एटम लिख देता हूँ, एक तरफ मॉलिक्यूल लिख देता हूँ। देखो एटम, जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो हाइड्रोजन एटम का सिंबल क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। एटम जो होते हैं उनकी एटॉमिसिटी 1 होती है। एटम की एटॉमिसिटी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 1, नोबेल गैसों के लिए 1 होती है, लेकिन अगर नोबेल गैस नहीं है तो मोर देन 1 होती है, मतलब एक से ज्यादा होती है। तो देखो हाइड्रोजन अकेला H लिखा है तो वो हाइड्रोजन एटम है, लेकिन दो हाइड्रोजन मिलके अगर H2 बना लेते हैं तो उसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये सभी लोग जानते हो कि नेचर में हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो H2 आपका क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ना। अच्छा, मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं, होमो एटॉमिक, हेटेरोटॉमिक। तो ये दो सेम एटम से मिलके बन रहा है, इसलिए इसको मैं क्या बोल दूंगा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल H2 है ना, इसको कई बार हम लोग डाई हाइड्रोजन बोलते हैं, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होती। डाई मतलब उसके नाम में डाई आ रहा है, मतलब उसकी एटॉमिसिटी 2 है। और केवल अगर हाइड्रोजन बोलेंगे तो उसमें कई बार डाउट होता है कि केवल हाइड्रोजन बोल देंगे तो आप उसको H भी समझ सकते हो और H2 भी समझ सकते हो। तो ओनली हाइड्रोजन बोला नहीं जाता है,
इसलिए डाई हाइड्रोजन प्रीफर किया था। अच्छा, लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम को मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा हाइड्रोजन के आगे फिर एटम भी वर्ड यूज करूंगा, हाइड्रोजन एटम। तो समझ जाना, अच्छा हाइड्रोजन एटम मतलब सर केवल एच की बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम एच है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। ऐसे ही अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एटम क्या होता है, O होता है। और ऑक्सीजन नेचर में डाइटॉमिक फॉर्म और ट्राइटॉमिक दोनों फॉर्म में नेचर में मिलता है। ऑक्सीजन का जो डाइटॉमिक फॉर्म है वो ऑक्सीजन गैस होती है ना। इसकी वैल्यू हम लोग को कोरोना के समय समझ में आई, है ना, जब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, देखिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को। तो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो है ना, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऑक्सीजन गैस डायटोमिक होती है, लेकिन नेचर में ऑक्सीजन ओजोन के फॉर्म में भी पाई जाती है। ये लेकिन Yes. बहुत हाइट में मिलती है, अर्थ की मतलब कि बोल सकते हो कि स्ट्रेटोस्फियर, है ना। हाँ, ओजोन लेयर। हाँ Ozone layer. ओजोन लेयर, वो है ना, एटमॉस्फेयर के बाहर ये गैस का परसेंटेज देखा जाता है। तो लेकिन ये दोनों कैसे, ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल है बेटा, ये दोनों ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है ना। ऑक्सीजन डाइटॉमिक है, ऑक्सीजन O2 जो है डाई ऑक्सीजन डाइटॉमिक है, और ओजोन हमारी ट्राई एटॉमिक है। इसका नाम लिख लो, ओजोन O3। सर 1 मिनट ऊपर कर लीजिए स्लाइड को। लिख लो लिख लो। अच्छा, नोट्स की आप लोग हेडेक मत लीजिएगा। नोट्स की आप लोग कोई बच्चा हेडेक मत लेना। जैसे मान लो कभी कोई छूट जाए तो उसे तो बता देना, मुझे दिखा दूंगा। अदरवाइज क्लास होने के बाद मैं आपको अच्छा एक आपका मैं गूगल क्लासरूम में बना लूंगा, क्लासरूम में ग्रुप बना लूंगा, ठीक है, गूगल क्लासरूम में। तो उसमें मैं अपलोड कर दूंगा आपके नोट्स, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है, लेक्चर वाइज, है ना। तो कभी कुछ Yes. छूट जाए तो टेंशन मत लेना, मैं बिल्कुल उसमें मुझसे अपलोड करता जाऊंगा। फिर भी कोशिश करो कि सारी चीजें लिखते जाओ क्लास ही में। अब देखो, फास्फोरस एटम अकेला फास्फोरस पी होता है, लेकिन अगर फास्फोरस के मॉलिक्यूल की बात करें तो फास्फोरस का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है P4। फास्फोरस नेचर में व्हाइट फास्फोरस के फॉर्म में मिलता है हम लोग को, है ना, पता है ना, व्हाइट फास्फोरस किस फॉर्म में मिलता है हम लोग को नेचर में, व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। अच्छा, कुछ और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे सल्फर है ना, सल्फर अकेला है तो S लिख देते हैं, है ना, सल्फर अकेला है तो S लिख देते हैं। और सल्फर का अगर 8 सल्फर आपस में कंबाइन हो जाए, क्या अभी भेजना है क्या? हाँ इसी समय वो तो पीडीएफ पर चली जाएगी उसमें से। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, अब 1 मिनट बता, अभी बस 2 मिनट। इसमें कहाँ, व्हाट्सएप में पड़ा हुआ है? व्हाट्सएप पे मैम ने अपने मोबाइल से मेरे पास स्कैनर नहीं भेज दिया है, लो लो लो। ये है अरे अरे रुक जाओ यार, हम इसी देख रहे हैं इसमें। ये माई फाइल्स पे जाओ, थोड़ा सीख लो चीजें। तो इसमें तो व्हाट्सएप कहाँ गया, हमारे में आते हैं व्हाट्सएप क्यों नहीं है? टेलीग्राम में भेजो उसको। ये है फाइल कहाँ है? सबसे ऊपर। तुम्हारा कौन सा है इसमें? नंबर अभी है। मैम से करा लो ना। मैं नहीं आता क्या क्या भेजे किस नंबर पे भेजे। अपने टेलीग्राम में।
इसमें आया तो क्या सेव द मैसेज? अरे अपने टेलीग्राम में भेज दो, तुम्हारा क्या है ये है? इसमें आ नहीं रहा है, ये ऊपर है क्या? अभी भेजा है तो सबसे अभी सबसे नीचे आएगा क्या? अभी भेजा है, सबसे ऊपर आएगा। भेज तो दिया है तुमने। हाँ वो तो क्वेश्चन है। ये सबमिट कर तो दिया है तुमने, हैंडेड इन आ रहा है, सबमिट हो गया है। अभी जाओ, नहीं हो पा रहा है इसमें, पढ़ाने दो, जाओ अभी, बाद बाद में देख लेंगे, बाद में। देखो बेटा, तो सल्फर जो होता है ना, वो ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में होता है स्टेबल। ठीक है, तो सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसिड। इसको बोलते हैं रोम्बिक सल्फर। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। अच्छा देखो, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये तो ये दोनों एटम हो गए, लेकिन ये दोनों मिलके अगर CO2 बना दिए तो CO2 भी तो मॉलिक्यूल ही है ना? लेकिन CO2 को हम लोग हेट्रोमॉलिक्यूल बोलेंगे। CO2 को क्या बोलेंगे हम लोग? हेट्रोमॉलिक्यूल। हेट्रोमॉलिक्यूल मतलब दो दो डिफरेंट एटम मिलके जब कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रो। हेट्रो मतलब वैसे ही क्या होता है? डिफरेंस होता है, डिफरेंट, है ना? तो CO2 आपका क्या हो गया? हेट्रोमॉलिक्यूल। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट है, हेट्रोमॉलिक्यूल को ही कंपाउंड भी बोलते हैं। हेट्रोमॉलिक्यूल आर आल्सो, ये लिख लेना आप लोग, एक स्टेटमेंट लिख लेना, हेट्रोमॉलिक्यूल आर आल्सो नोन एज कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड भी है, और अगर मॉलिक्यूल के सेंस में बोले तो ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन कैसा मॉलिक्यूल है? हेट्रोमॉलिक्यूल है। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. So what is heteromolecule? हेट्रोमॉलिक्यूल लिख लो, व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम combine together, when two or more different atoms combine together, then it will form heteromolecule। ठीक है, तो जब भी दो या दो से अधिक डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन होंगे तो वहां पे हेट्रोमॉलिक्यूल बनेगा, और हेट्रोमॉलिक्यूल को कंपाउंड भी कह सकते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, हेट्रोमॉलिक्यूल आर आल्सो कॉल्ड कंपाउंड। So ठीक है, heterogeneous and heteromolecule are the same properties. नहीं नहीं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, मतलब कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, वो ये जो दो वर्ड हैं, ये सॉल्यूशन के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, Okay, sir. यहाँ पे जीनियस लगाने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे ओनली हेट्रोमॉलिक्यूल, Okay, sir. उसका भी मतलब बदल जाएगा। तो आप लोग को ये बातें, जैसे देखो कार्बन और हाइड्रोजन ये एलिमेंट्स है, अगर इंडिविजुअली बात करें तो कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लेकिन अगर ये कंबाइन होके हाइड्रोकार्बन बनाने लगे, जैसे मेथेन बना दिया, एथेन बना दिया, ब्यूटेन बना दिया, है ना, बेंजीन बना दिया, तो ये आपके हेट्रोमॉलिक्यूल भी हो जाएंगे, और ये आपके कंपाउंड भी हो गए, है ना? मतलब इनको आप केमिस्ट्री में हेट्रोमॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं और इनको आप कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन,
अगर इंडिविजुअली बोला जाए तो ये सभी क्या है, एटम्स हैं, एलिमेंट है। और अगर ये आपस में एक सिंपलेस्ट एक फिक्स्ड मोलर रेशियो में कंबाइंड हो जाए, है ना, जब भी एलिमेंट आपस में फिक्स्ड मोलर रेशियो में कंबाइंड हो जाते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6, है ना, तो ये ग्लूकोज बन गया। अगर ये इस रेशियो में कंबाइन हो गए 6:2, इसमें इनका अगर मोलर रेशियो बोला जाए तो ये मोलर रेशियो 6:12:6, ठीक है। या फिर अगर अगर ये 12:20, 12:22 और 11 के रेशियो में कंबाइन हो गए, है ना, तो सुक्रोज बन गया। बिल्कुल सही कहा। सुक्रोज को केन शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन, इस बात को भी लिख लो, when two or more different element combine in a fixed molar ratio, in a certain molar ratio, मैं लिख भी देता हूं चलो, when two or more different element atoms of element, और अच्छी लैंग्वेज यूज करो, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि एटम किसी एलिमेंट के ही तो होंगे। When two or more different atoms of element combine in a fixed molar ratio, fixed या certain भी लिख सकते हो, certain molar ratio, then compound will form। तो क्या बनते हैं वहां पे कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड को हेट्रोमॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड हेट्रोमॉलिक्यूल। तो बोलो, इतनी बात समझ में आई सभी को? ये बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन इनको समझते चलिए आप लोग, है ना। हो सकता है कि इसमें बहुत सारी बातें आपको पहले से ही पता हो, है ना, लेकिन एक बार देख लेंगे तो कोई उसमें बुराई नहीं है, ठीक है। देखो, अच्छा, अब इसमें कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए। जैसे एटॉमिसिटी क्या होती है, कहीं पे लिखा हो एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी क्या होती है? तो एटॉमिसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। एटॉमिसिटी इज डिफाइंड एज, लिख लो, एटॉमिसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, समझिए मेरी बात, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, वो एटम का जो नंबर होगा वही उस कंपाउंड की क्या हो जाएगी, एटॉमिसिटी हो जाएगी। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, ठीक है। देखो, इसका भी मतलब एग्जांपल से समझो बेटा, कि जैसे मैं बोलूं आपको, अभी जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस की बात की थी, तो अगर ऑक्सीजन गैस की मैं पूछूं कि बताओ एटॉमिसिटी कितनी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल सही, 2 आएगा। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में, एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है ना, तो वो आपको दिख रहा है कि उसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसको इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट है ना, इट मींस इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 2। और बेटा, जिस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 2 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक, है ना। बोलो भाई, इसको क्या बोलेंगे, डाइटॉमिक। इसका मतलब ऑक्सीजन एक डाइटॉमिक गैस है। अगर कोई बोले ऑक्सीजन इज ए डाइटॉमिक गैस, तो आप समझ जाना, अच्छा, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 होती है, इसलिए बोल रहा है। अच्छा बताओ, ओजोन की एटॉमिसिटी क्या होगी, ओजोन की, 3 ओजोन की 3। इसका मतलब ओजोन, हाँ बिल्कुल सही, तो ओजोन एक आपकी ट्राइटॉमिक गैस हो जाएगी, है ना।
बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी क्या है? टेट्रा 3 नहीं थ्री। 3 हाँ, 3 इसकी भी एटॉमिसिटी 3 है ना। अब देखो, अगर कोई बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो, क्योंकि बड़ी उसमें आवाज आने लगती है ना, फिर सभी को डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो जब आपसे पूछा जाए तब आप बताइए, और माइक ओपन करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पढ़ाऊं तो आप लोग उस समय माइक बंद रखो, है ना। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है, क्योंकि कार्बन के सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन की इंडिविजुअल एटॉमिसिटी 2। लेकिन हमें तो बेटा पूरे मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बतानी है। तो कार्बन के डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में बेटा, इसके एक मॉलिक्यूल में टोटल देखा जाए तो एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए? 3। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी 3 है। ये भी एक ट्राई एटॉमिक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ए ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक है, क्लियर है? बोलो भाई। Yes, sir. किसी है ना, सर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। वैसे अमोनिया की एटॉमिसिटी बताओ, अच्छा क्या होगी 4. इसका? 4 4 हो जाएगी। हाँ, टेट्रा एटॉमिक हाँ, ये टेट्रा एटॉमिक गैस हो जाएगी। अमोनिया एक टेट्रा एटॉमिक गैस होती है। ठीक है। अच्छा, मेथेन गैस की बताओ क्या होगी एटॉमिसिटी? So 5. 5 हो जाएगी। 5। पेंटा एटॉमिक हो जाएगी। तो आप सीक्वेंस अब समझ गए हो कि एटॉमिसिटी निकालना बहुत आसान है। कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो, कोई भी कंपाउंड दिया हो, उसके एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में जो भी नंबर लिखे होते हैं उन्हीं का आपको सम कर देना। अच्छा, जैसे आपको बोला जाए सल्फ्यूरिक एसिड की क्या एटॉमिसिटी? 7 7 हो गई, है ना। तो इसको हम लोग हेप्टा एटॉमिक बोल सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज ए हेप्टा एटॉमिक कंपाउंड, है ना। 7 मतलब हेप्टा एटॉमिक हो गया। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चलो लास्ट एग्जांपल और देख लो। ग्लूकोज की आप लोग बता दो, तो मैं नहीं इसमें बताऊंगा, आप ही को बताओ। ग्लूकोज की एटॉमिसिटी बताओ। 24. 24 24 24, वेरी गुड। ग्लूकोज की एटॉमिसिटी 24। अब देखो सीधी सी बात है। अब आप कहोगे सर इसको क्या बोलेंगे? तो वैसे आईयूपीएससी में 24 को बोलने का तरीका होता है, अभी हम लोग आईयूपीएससी पढ़ेंगे, उसमें टेट्रा आइकॉस बोलते हैं 24 को। लेकिन अभी आईयूपीएससी नहीं पढ़ा है तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर एटॉमिसिटी 10 से ज्यादा है तो उसको मोटा मोटा पॉली एटॉमिक बोल दो। वैसे पॉली एटॉमिक में वो सभी आ जाते हैं जिनकी एटॉमिसिटी 2 से ज्यादा होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही? मतलब इसमें जैसे ट्राई एटॉमिक वाला भी पॉली एटॉमिक में कवर हो जाएगा। ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, मतलब जिनकी एटॉमिसिटी मोर देन 2 है, मोर देन 2 एटॉमिसिटी वाले पॉली एटॉमिक में कवर हो जाते हैं। मोर देन 2 एटॉमिसिटी, अगर किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 2 से ज्यादा आ रही है, देन इट कैन बी से पॉलीएटॉमिक। ठीक है, इसको हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं इन जनरल। ठीक है, बोलो भाई। Yes. तो यस ये छोटी छोटी बातें हैं। अब इसमें हम लोग मोल की डिफिनेशन पढ़ते हैं कि मोल होते, क्योंकि देखो चैप्टर में मोल से ही शुरुआत होगी और मोल के ही हम लोग आगे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो मोल के ही डिटेल, मोल के एप्लीकेशंस पे फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोल होता क्या है ना, मोल किसको बोलते हैं। ठीक है, और मोल तो केमिस्ट्री में किस तरह से कंसीडर किया जाता है, मतलब केमिस्ट्री में इसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में मोल। तो कोई अच्छा कुछ आप लोग जितना जानते हो बताओ जरा मुझे मोल के बारे में, आपको पहले से जो पता है, व्हाट इज मोल। तो क्लास 10th में हमारे सिलेबस से ही रेड्यूस हो गया था मोल टेंथ कॉन्सेप्ट से 10 10th से में। डिलीट कर यस दिया मोल सर, कॉन्सेप्ट। सर सिलेबस जो इस बार रेड्यूस हुआ था उसमें मोल कॉन्सेप्ट सर रेड्यूस हो गया था। So number of gram Detected. molecules.
the number of amount of substance in a compound or element. हम्म, अभी थोड़ा सा आप लोग जो आंसर दे रहे हो वो काफी फिर अ, मतलब सी 12 एटम हम्म, के 12 ग्राम्स अगर अमाउंट लें तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हाँ वो हाँ हाँ हाँ। 1 मोल के बराबर कुछ ऐसा। ये आपने एक्यूरेट डिफिनेशन बताई, किसने बताई, क्या नाम है आपका? दिशा। बिल्कुल सही बताया। देखो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो समझो आप लोग हो सकता है कि 11th में 10th में हटा दिया गया हो कोविड की वजह से। देखो मोल के बारे में जो बातें हम लोग को पहले क्लियर होनी चाहिए एग्जैक्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। मोल जो होती है वो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, उनमें मोल को भी रखा गया है। तो एज ए यूनिट, मतलब एज ए यूनिट इसको हम लोग MOL लिखते हैं, है ना, ई नहीं लगाते। मोल में अगर स्पेलिंग में ई हटा दो तो ये मोल की यूनिट हो जाती है, पता है आप लोगों को बात ये? मोल में मोल Yes. में ई हटा दो तो स्पेलिंग में, तो वो MOL उसकी यूनिट हो जाती है। तो मोल एज ए यूनिट लिख लो। मोल इज वन ऑफ, उसमें ई मत लगाना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। मोल इज वन ऑफ द फंडामेंटल फंडामेंटल इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। आप लोगों ने 7 यूनिट्स पढ़ी होंगी, थोड़ा तो पढ़ा ही होगा, फिजिक्स में ही पढ़ा दिया जाता है ये तो। Yes, sir. 7 इंटरनेशनल यूनिट्स, है ना। उसमें 7वीं यूनिट इसी को ऐड किया गया है, 7th यूनिट यही है, मोल, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई यूनिट की, इसको एज ए यूनिट के तौर पे लिया जाता है। फिर बोलते हैं कि ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते क्यों है भैया? अच्छा, ये यूनिट है तो ये कुछ ना कुछ, इससे हम लोग कुछ ना कुछ मीजर कर रहे होंगे। तो इससे क्या मीजर कर रहे होंगे भाई? कोई भी यूनिट, जैसे ग्राम है या किलोग्राम है, तो ग्राम किलोग्राम ये मास को मीजर करने की यूनिट होती है ना। जैसे सेकंड है, मिनट्स है, ये टाइम को मीजर करने या टाइम को एक्सप्रेस करने की यूनिट होती है। ऐसी मोल भी तो कुछ एक्सप्रेस कर रहा होगा, है ना। ये किसको एक्सप्रेस करता है, इससे हम लोग क्या मीजर करते हैं? तो इसका जो मेन मोल एक्चुअली किसी कंपाउंड की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया था, कंपाउंड की, किसी भी कंपाउंड की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पहली बात। इसके अलावा हम लोग इससे हम लोग नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की भी काउंटिंग कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे ऐसे पार्टिकल जिनको बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग देख नहीं सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, ये ऐसे पार्टिकल है कि बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको हम लोग देख नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर निकालना हो, प्रोटॉन का नंबर, जैसे आप जिस पेन से लिख रहे हैं, सपोज एक आपको बेसिक सा एग्जांपल दे रहे हैं, आप जिस पेन से लिख रहे हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके पेन में बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपके पेन में? नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहे, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या उसमें होंगे? नहीं होंगे, और बहुत ज्यादा नंबर में होंगे, ठीक है, एक ह्यूज अमाउंट में होंगे, ठीक है। रियलिटी है कि बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अच्छा मैं अगर बोलूं कि आपके जो जिस पेन से लिख रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, क्योंकि अगर पेन कोई ना कोई पॉलीमर से मिलके बना होगा, पॉलीमर कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं, तो उसमें कार्बन एटम्स कितने होंगे? तो ये सब बातें हम लोग कैसे बताएंगे, है ना, क्योंकि एटम इतने छोटे होते हैं कि हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते, उनको हम लोग देख नहीं सकते, विजिबली नहीं होते हैं, तो काउंट करना तो प्रैक्टिकली एक तरह से बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारी काउंटिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ मोल। इस मोल के टर्म में हम लोग ये सारी काउंटिंग या कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो भी लिख देता हूँ, लिख लो। मेन मोल इज मेनली मोल इज मेनली यूज्ड
to express the quantity of a compound. कंपाउंड हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है ना, एलिमेंट हो सकता है, किसी भी कंपाउंड एलिमेंट क्वांटिटी, किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल या एलिमेंट की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। आल्सो, इसके साथ साथ आल्सो कैन बी यूज टू कैलकुलेशन या काउंटिंग भी बोल दो तो ज्यादा सही रहेगा, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में यही आते हैं, जैसे लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इनके सिंबल्स हैं। अल्फा पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल, है ना, ये सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। आयंस, अगर किसी कंपाउंड में आयंस का नंबर आपसे कोई पूछे तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारी बातें हैं लेकिन काम की मैंने लिख दी वैसे। तो इन सब की काउंटिंग कर सकते हैं। किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इनकी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी लिख लो, इसमें एक और यूज है इसका, जब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे कंसंट्रेशन टर्म भी कर सकते हैं। और कैन मीजर द concentration of solution। ये हम लोग पढ़ेंगे। एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग जैसे मोलरिटी से एक्सप्रेस करते हैं, या मोलरिटी से एक्सप्रेस करते हैं, या मोल फ्रैक्शन से। ये सारी चीजें भी हम लोग निकाल सकेंगे अगर हम लोग को मोल के बारे में पता है। तो ये सारे कंसंट्रेशन के टर्म होते हैं, है ना। अच्छा, एंड वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन आल्सो, ये मैंने आपको एप्लीकेशंस बताए हैं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जैसे लैब में, अभी आप लोग वैसे तो अभी स्कूल नहीं जा रहे हो, लेकिन जब आप लोग स्कूल जाओगे तो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। तो वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन एक मेन प्रैक्टिकल होता है जो 11th में कराया जाता है। तो उसमें भी आपको मोल की बिना हेल्प से हम लोग वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन नहीं कर सकते। आपको मोल से नॉर्मलिटी निकालनी पड़ेगी, नॉर्मलिटी से फिर हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। तो मतलब ये मैंने आपको एक मोटा मोटी बातें बताई हैं कि मोल का जो केमिस्ट्री में एप्लीकेशन है वो क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोल की वजह से। अब आते हैं कि भैया मोल जब इतना इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में डिटेल भी पता होनी चाहिए। इसको सबसे पहले किसने बताया, ऐसे कौन से दिग्गज थे, ऐसे कौन से महानुभाव थे जिन्होंने दुनिया के सामने ऐसा इम्पोर्टेंट यूनिट रखी। तो वो थे एवोगैड्रोस। हाँ, एवोगैड्रोस, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए ये। एवोगैड्रोस जी ने बताया हम लोगों को कि मोल क्या होता है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया मोल को डिफाइन कर, क्योंकि देखो कोई भी यूनिट जब भी डिफाइन होती है तो बेटा किसी ना किसी को एज ए रेफरेंस लिया जाता है ना। और रेफरेंस लेके ही हम लोग कोई यूनिट डिफाइन करते हैं। तो मोल जो डिफाइन किया गया उसके लिए जो रेफरेंस लिया गया वो कार्बन का 12 वाला आइसोटोप को एज ए रेफरेंस लिया गया। टेकन C12 isotope as a reference। We also call it as 1-AMU. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी वहीं पे हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है उसको एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया और इसी को कार्बन स्केल बोला गया। इसी को क्या बोला गया, कार्बन स्केल। कार्बन स्केल में कोई पूछे कि कार्बन स्केल में किस एलिमेंट को रेफरेंस लिया जाता है तो हम लोग क्या बोल देंगे, C12 आइसोटोप, है ना। और कार्बन स्केल को यूनिफाइड, इसके 2-3 नाम और है वो भी लिख डालो। इसको यूनिफाइड स्केल भी बोलते हैं या इसी को मॉडर्न स्केल भी बोला गया।
क्योंकि इससे पहले भी कुछ स्केल दिए गए थे, जैसे हाइड्रोजन स्केल दिया गया था, ऑक्सीजन स्केल दिया गया था, लेकिन उससे जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो कई सारी एरर आ रही थी। तो एवोगैड्रोस ने उसको मॉडिफाई किया और एक मॉडर्न स्केल में कार्बन C12 को एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया। ठीक है, अब इसके बेसिस पे डिफिनेशन बनती है मोल की, कि मोल की डिफिनेशन क्या है भैया, है ना। मोल की डिफिनेशन क्या है, देखो मोल की डिफिनेशन एवोगैड्रो ने क्या किया, कैसे डिफाइन किया। देखो मोल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा चीजों को, देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है, मतलब जो डेली लाइफ है उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है, तो उसको आप थोड़ा सा कनेक्ट करके समझोगे तो चीजें बहुत जल्दी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, देखो ये मैं आपको डिफिनेशन रटाने नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको पहले बेसिक समझाना चाह रहा हूँ, डिफिनेशन आप खुद ही बोलोगे, है ना। देखो मैंने क्या किया मतलब ये काम वैसे एवोगैड्रो ने किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करें, 12 ग्राम कार्बन का 12 वाला आइसोटोप ले लें। 12 ग्राम क्या ले लें, कार्बन का 12 आइसोटोप। ये जो आप हीप देख रहे हो ये कार्बन का आइसोटोप का 12 ग्राम है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग काउंटिंग शुरू कर दें, किसकी काउंटिंग करें, कार्बन के एटम्स की, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब हम लोग अगर एटम के साइज के हो जाएं, जैसे आपने एक एंट मैन करके मूवी देखी है, एंट मैन Yes. एवेंजर्स, है ना। तो उसमें देखा होगा कि एंट मैन छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, ठीक है, चींटी के बराबर हो जाता है। तो ऐसे ही आप अगर एटम के साइज के हो जाएं और एटम की काउंटिंग करने लगे, क्योंकि काउंटिंग प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। जब तक हम लोग एटम के साइज कंपेरेबल साइज के नहीं होंगे तो एटम की काउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। So तो it is अगर a हम लोग, comparison between the carbon, the isotope of C12 and the atom you are counting for. हाँ बेटा, इसमें जो आइसोटोप है कार्बन के वो सारे C12 ही है ना। It is a comparison, sir. Mole, finding a mole, it is a comparison. Can you see that? हाँ, इसको देखो, मैं आप पूरा समझ लो फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि ये कंपैरिजन है कि क्यों इसको क्योंकि कोई भी यूनिट है तो उसके लिए किसी ना किसी को रेफरेंस लेना पड़ता है, और एवोगैड्रो ने कार्बन के 12 वाले आइसोटोप को रेफरेंस लेते हुए मोल को डिफाइन किया था। Okay. ठीक है, तो उनका कहना था कि कार्बन का 12 वाला जो आइसोटोप है उसके अगर 12 ग्राम ले लें और उसमें हम लोग क्या काउंट करें, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क से है ना, लेकिन फिर भी मान लो कि आपने अगर ये कार्बन के नंबर आपने काउंट कर लिए तो बेटा ये जितने भी एटम आएंगे ना ये एग्जैक्टली उतने ये हमें ये बराबर आएंगे 1 मोल में, जितना क्वांटिटी होगी उसी के बराबर आएंगे। 1 मोल सब्सटेंस में जितने एटम्स होने चाहिए वो एग्जैक्टली उसके बराबर आएंगे, है ना। नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई। Yes, sir. Yes, sir. देखिए इसको फिर से इसको मैं पूरा लिख देता हूँ फिर आपको फिर से बताता हूँ। देखो तो इसको फिर से मैं समझाता हूँ, फिर से समझिए आप लोग। डिफिनेशन क्या कह रही है, बोल रही 1 मोल सब्सटेंस, अगर कोई बेटा सपोज 1 मोल सब्सटेंस है, क्योंकि हम लोग यहाँ 1 मोल को ही डिफाइन करने जा रहे हैं, तो एवोगैड्रो ने उसको कैसे डिफाइन किया कि 1 मोल सब्सटेंस कंटेन्स एज मेनी इंटिटीज, कंटेन्स एज मेनी इंटिटीज। इंटिटीज का मतलब समझ रहे हो, जिसकी आप काउंटिंग कर रहे हो, जिस माइक्रो पार्टिकल की काउंटिंग, जैसे आप एटम की काउंटिंग कर रहे हो तो इंटिटीज में एटम हो जाएंगे, अगर आप आयन की काउंटिंग कर रहे हो तो इंटिटीज में आयन की बात होने लगेगी, अगर आप मॉलिक्यूल की काउंटिंग कर रहे हो तो इंटिटीज में मॉलिक्यूल की बात होने लगेगी, है ना। तो इन जनरल अगर बोले कि 1 मोल सब्सटेंस कंटेन्स एज मेनी इंटिटीज as present in number of carbon atom, as present in number of carbon atom in 12 gram of C12 isotope। बात समझ में आई। उनका कहना क्या था कि 1 मोल सब्सटेंस में उतनी इंटिटीज होती हैं जितनी कार्बन के 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
Sir, he ठीक also है। given the number of Avogadro's number for it. इसी से तो आया वो नंबर, Yes, sir. इसी इसी डिफिनेशन से तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना 6.022 10^23 वो इसी डिफिनेशन से ही तो नंबर डिराइव हुआ है। देखो मैं पहले डिफिनेशन लिख देता हूँ, लिख लो 1 मोल सब्सटेंस contains as many entities का मतलब जैसे एटम्स हो सकता है, यहाँ पे जैसे हम लोग एटम की बात कर रहे हैं तो एटम मान लेंगे, या मॉलिक्यूल हो सकता है, क्वेश्चन में आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल हो सकता है एक्सेट्रा, एज एज प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज प्रेजेंट number of carbon atom in exactly 12 gram of C12 isotope। ठीक है, तो ये मोल 1 मोल को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया, वो उनका कहना था 1 मोल सब्सटेंस में उतनी एंटिटीज होती हैं जितनी एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप के 12 ग्राम में नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, बोलो भाई। अब इसमें अब ये देखो, ये बात उन्होंने बहुत घुमा फिरा के बोली है कि 1 मोल सब्सटेंस में उतनी एंटिटीज होती हैं जितने 12 ग्राम में C12 आइसोटोप। तो पहली बात तो भैया देखो कि पहले तो हम लोग ये काउंट करें कि 12 कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम होते हैं कार्बन के। जब हमें ये नंबर पता चलेगा तो वही तो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। लेकिन एटम काउंट करना वैसे देखा जाए तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो जैसे मैंने आपको बोला था कि एंट मैन के साइज हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई तरीका है नहीं हम लोग के पास। तो फिर हम लोग क्या एटम की काउंटिंग कर ही नहीं पाएंगे? क्या कोई तरीका नहीं जिससे हम लोग एटम की काउंटिंग कर पाए? ऐसे तो एटम की काउंटिंग नहीं हो पाएगी। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आइटम्स का, वो जो मास का मोल। क्या? अच्छा हाँ, फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? सर मास गिवन अपॉन एटॉमिक मास। वो तो मोल, उससे तो मोल निकलेंगे ना, फिर एटम एक थोड़े बार निकलेंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 1 मोल इज इक्वल टू इतना नंबर होता है 6.022 10^23 होता है। 1 मोल इज ए कलेक्शन ऑफ दिस नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10^23। तो ये जो नंबर है एक्चुअली ये इतने ही कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं कार्बन के C12 आइसोटोप में, तभी तो ये वैल्यू किसके बराबर कंसीडर कर लेते हैं 1 मोल के। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि ये नंबर काउंट किया कैसे एवोगैड्रो ने? एवोगैड्रो ने ये इतना भारी भरकम नंबर कैसे काउंट कर लिया? कार्बन के C12 आइसोटोप में इतने कार्बन एटम होते हैं, ये तो करेक्ट है, लेकिन So, जिसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं। so can we measure from this? So there is a formula: number of moles equals to particle upon Avogadro's number. So sir, so from बेटा this, हाँ, तो उससे कैसे निकलेगा सोचो जरा। पूरा सब्सटेंस का मास से मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइड कर देंगे। mass upon gram molecular mass. It will also मास sorry. It will मास also अपॉन so it is also gonna give the moles only. बेटा वो मोल ही तो आएंगे ना उसके। देखो आप मेरे ख्याल से बात समझ गए होगे। So from देखो relativity can देखो उसका तरीका होता है, देखो अब साइंस बहुत डेवलप कर गया है, साइंस क्या है, बहुत डेवलप कर गया है। और ये जो एवोगैड्रो जी ने काउंटिंग करी थी, जो ये नंबर हम लोग पढ़ते हैं 1 मोल इक्वल टू 6.22 ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से मेजर करते हैं। और
स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इतनी एडवांस टेक्निक है, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में भी बहुत सारी टेक्निक होती है वैसे तो, लेकिन हम लोग के मतलब कि अभी जो है वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपको, जैसे आपको कोई भी सैंपल दे दिया जाए कोई कंपाउंड का, और आपसे बोला जाए कि उसमें बताओ कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, इनकी काउंटिंग करनी है, तो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक की हेल्प से कर सकते हैं। ये बहुत एडवांस टेक्निक है, और ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक की डिस्कवरी हो गई थी इस नंबर को एवोगाड्रो ने तभी डिफाइन कर पाए थे। तो उन्होंने क्या किया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक की हेल्प ली, किसने, एवोगाड्रो जी ने। और उन्होंने ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से जब देखा कि कार्बन का 12 ग्राम जब वो लेते थे सैंपल, कार्बन का 12 ग्राम जब वो सैंपल लेते थे और स्पेक्ट्रोमीटर में उसको रखते थे, तो उसमें जो काउंटिंग आती थी वो इतनी काउंटिंग आती थी, ये नंबर जो आता था वो एग्जैक्टली 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 के ही बराबर आता था। तो उन्होंने इसी नंबर को 1 मोल एजाइन कर दिया, So why है ना, only उन्होंने बोल दिया। 12 is considered as the base? हाँ, इसका भी रीजन है, कार्बन का 12 वाला ही क्यों लिया गया, उसका रीजन अभी हम लोग समझेंगे, अभी आगे एक जगह आएगा, अभी नेक्स्ट टॉपिक में कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बस टू द पॉइंट बता देता हूँ। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, अगर आप उसको देखो तो 12.000, मतलब डेसिमल के बाद इसमें करीब 6 जीरो होते हैं, उसके बाद कोई डिजिट आती है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, डेसिमल के बाद कितनी Yes, प्लेसेस sir. तक जीरो आते हैं, 6 प्लेसेस तक जीरो आते हैं। लेकिन जैसे हाइड्रोजन का आप देखो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, ये लगभग ये होता है 1.008, मतलब डेसिमल के थर्ड प्लेस पे 8 आ जाता है, क्योंकि सबसे पहले हाइड्रोजन स्केल दिया था, है ना। और हाइड्रोजन स्केल में हाइड्रोजन स्केल से जब हम लोग कैलकुलेट करने लगे क्वांटिटीज, तो उसमें एरर आने लगी। एरर क्यों आने लगी, क्योंकि तो हाइड्रोजन का हम लोग मान लेते थे कि हाइड्रोजन अभी चलो वो आगे आएगा, वो अभी मैं बताऊंगा तो आपको अभी उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि EAMU वगैरह आप लोग पहले समझ लो, है ना, तब वो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, या आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा, कि 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 10^23 इंटिटीज। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से उन्होंने मेजर किया था एवोगाड्रो ने। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है, नोबेल प्राइज से, क्योंकि बहुत बड़ा काम था उस समय के हिसाब से, है ना। उस टाइम के, उस समय इतने ऑपरेटर्स वगैरह ये सब उतना डिजाइन कर पाना और इतनी कैलकुलेशन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। तो उन्होंने ये काम करके दिखाया। इंटिटीज का मतलब देखो, इंटिटीज का मतलब एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, आयन, मतलब जिसकी बात हो रही है क्वेश्चन में उसके लिए बोलेंगे। अब देखो, एक अब यहाँ पे आती है एक बोलते हैं कि स्मार्ट डिफिनेशन, स्मार्ट या शॉर्ट डिफिनेशन ऑफ मोल, ठीक है। देखो अभी ये ऊपर जो डिफिनेशन पढ़ी है ये बिल्कुल ये बुकिश डिफिनेशन है, और इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही डिफिनेशन है एग्जैक्ट। लेकिन बदलते जमाने के हिसाब से हम लोग जो डिफिनेशन यूज करेंगे वो ये वाली डिफिनेशन यूज करेंगे जो इसके इस रिलेशन से आती है। हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे 1 मोल इज ए कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10^23 इंटिटीज, है ना। इसको एज ए यूनिट के तौर पे यूज करेंगे। जैसे मैं आपको बिल्कुल बेसिक बात बताता हूँ, जैसे 1 डजन, है ना, जैसे मैं सृजान से बोलूं कि जाओ बेटा सृजान मार्केट से 1 डजन मेरे लिए मार्कर ले आओ, ठीक है, और उसको कुछ पैसे मैं अगर दे दूं तो बताओ वो कितने मार्कर लेके आएगा। 12. 12 लेके आएगा। क्यों भाई सृजान, कितने लेके आओगे? 12. 12 है ना। अच्छा,
तो सीजान 12 लेके आया क्योंकि उसको पता है, उसको पहले से ये क्लियर है कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 थिंग्स होती है, उसको ये कन्वर्जन के बारे में जानकारी है ना। अब अगर मैं बोलूं कि सीजान बेटा जाओ मार्केट से 1 मोल मार्कर ले आओ, तो 1 मोल मार्कर मींस हाउ मेनी मार्कर्स? So 6.022 into 10 to the power 23. 6.02 10 इतने मार्कर। तो भैया ये नंबर इतना कोई छोटा मोटा नंबर नहीं कि इसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करें, ठीक है। क्योंकि 10 के आगे आप देखो, अगर आगे वाले नंबर को एक सेकंड उसको मत देखो, भूल भी जाओ, तो 10 के आगे 23 जीरो लगाओ, तो आप मैथमेटिक्स में आप बोलोगे कि बहुत बड़ा नंबर है। 10 के आगे 5 जीरो लगते हैं तो 1 लाख बनता है, 10 के आगे 7 जीरो में 1 करोड़ बनता है। ऐसे 10 के सामने 23 जीरो, इसको आप मैथमेटिक्स में क्या पढ़ोगे, कुछ इसको बोल सकते हैं? Sir, not defined. हाँ, मतलब देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन नॉट डिफाइन ठीक है, लेकिन 1 मोल में इतने नंबर होते हैं एग्जैक्टली, मतलब ये नंबर डिफाइंड है, बस इतना बड़ा नंबर है, इसलिए इसको डेली, इस यूनिट को हम लोग डेली लाइफ में नहीं यूज करेंगे, है ना। अब मैं सीजान से बोलूंगा 1 मोल मार्कर ले आओ, तो बेचारा वो जाएगा तो, है ना, क्योंकि सर गुरुजी का आदेश है तो जाएगा, लेकिन इतने सारे मार्कर को कहाँ से लाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे मार्कर अर्थ में बने ही नहीं होंगे आज तक, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो इससे हम लोग कोई छोटी मोटी चीजें नहीं काउंट करेंगे, इससे हम लोग वही नंबर, वही चीजें काउंट करेंगे जो इसी के मल्टीपल में होंगे। जैसे एटम्स, एटम का जो नंबर होता है वो बहुत ह्यूज नंबर में होता है, तो उसको मोल के रिस्पेक्ट में काउंट करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अच्छा, मोल का जो सिंबल है उसको Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, Na या एन नॉट, ये सिंबल दिया था। तो अगर मैं बोल दूं कि जैसे जिस पेन से आप लिख रहे हो, उस पेन में मैं बोल दूं कि योर पेन कंटेन्स 10 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपके पेन में 10 मोल कार्बन एटम, तो आपको ये डिफिनेशन पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, अच्छा सर बोल रहे हैं 10 मोल, 1 मोल में कितने कार्बन एटम, इतने, तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे, दिस नंबर मल्टीप्लाई बाई 10, इतने कार्बन एटम हो जाएंगे, है ना। 6.022 इंटू 10^24 बोल सकते हो। तो मोल के टर्म में एटम की काउंटिंग, मॉलिक्यूल की काउंटिंग, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इनका नंबर भी इसी के ऑर्डर में होता है, मोल के ऑर्डर में ही होता है। बोलो भाई, नहीं Yes. समझ में आया? Yes, ठीक है, तो इसमें अगर आप लिख लो, एक डिफिनेशन लिख लेते हैं मोल की, जो इस टाइम ये मॉडर्न डिफिनेशन बोल सकते हो, ठीक है। 1 मोल इज ए कलेक्शन, 1 mole is a collection of 6.22 into 10^23 entities। एक मोल में कितनी इंटिटीज होती हैं, इतनी, 6.022 10^23। ठीक है, बोलो भाई, इसमें किसी को दिक्कत हो बताओ। No, sir. No, sir. ठीक है, अब इसमें आते हैं, मोल के कुछ अदर नेम भी होते हैं, अदर नेम ऑफ मोल। जैसे सभी के अपने मतलब हर इंसान के 2 नाम तो होते ही कम से कम, कुछ के तो 2 से ज्यादा भी नाम भी होते हैं, है ना। जैसे एक स्कूल का नाम होता है, एक घर में होता है, वो निक नेम होता है, प्यार में रख दिया जाता है, ठीक है। बोलो भाई, तो ऐसे मोल के भी कुछ नेम है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होने चाहिए, कई बार क्वेश्चन में उसको दूसरे नामों से पुकारा जाएगा। तो 1 मोल लिख लो, 1 मोल इज आल्सो नोन एज 1 ग्राम, 1 मोल इज आल्सो known as Gram molecule. 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम आयन, ठीक है।
मतलब मोल को इन नामों से पुकारा जाएगा। 1 मोल 1 ग्राम एटम भी होते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं 1 ग्राम में। क्या मतलब है इसका? मतलब भी देखो समझ लो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार मोल की जगह ये टर्म यूज होंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मैं आपसे बोल लूं कि एक आपके पास सैंपल है, एक कोई कंपाउंड, एक सैंपल लिया आपने, ए सैंपल कंटेन्स। So, but for the ionic compound, we use formula mass, denote it as formula mass. हाँ बिल्कुल सही है। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है, It कि can also आयनिक। be defined as mole. नहीं, फॉर्मूला मास मोल नहीं होता है। फॉर्मूला मास उसका मोलर मास होता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड के मोलर मास को फॉर्मूला मास बोलते हैं, Okay, sir. है ना। फॉर्मूला मास बेटा मोल नहीं होता है, वो फिर गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बताओगे। फॉर्मूला मास मोल नहीं होता है। फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास को ही बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड के मोलर मास को फॉर्मूला मास बोल दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें रीजन होता है कि उसमें कटायन अलग होता है, एनायन अलग होता है, तो एक साथ बोलने के लिए फिर फॉर्मूला मास बोला जाता है। तो उसके एक फॉर्मूला यूनिट का मास निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अभी सब आएगा, ये सब बातें बहुत अच्छे से समझेंगे अभी। जो भी चीजें हैं सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। मतलब मैं मेरी एक ये आदत है कि मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूँ, और आपको मैं बिल्कुल बिल्कुल जेई लेवल का जो एडवांस लेवल है उसके ऊपर तक ले जाऊंगा। एडवांस लेवल के ऊपर भी जाएंगे हम लोग, ओलंपियाड लेवल तक भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप, वही बात है कि अगर मैं पहले ही बता दूं कि थैनोस को किसने मारा था, तो पूरी पिक्चर, मतलब पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। And so, क्यों भाई? what about the relative mass and absolute atomic mass? अब बेटा, अब ये बात आप मुझसे इंटरवल के बाद वाली पूछ रहे हो, Okay, sir. नहीं समझ में आई। इंटरवल के बाद का कोई क्लाइमेक्स है वो मैं अभी बताऊंगा। तो अभी जैसे ग्राम एटम आपको ना बता के मैं आपको अभी सब चीजें Okay, बताऊंगा sir. मैं, ठीक Sorry, है। लेकिन एक सही सीक्वेंस में बताऊंगा तो वो बात आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। sir. Sorry, sir. है ना, वह आपको सब कुछ बताया जाएगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो, 3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आप मुझे पहले इसका मतलब बता दो, तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ जल्दी से। ये सैंपल है, उसमें 15 ग्राम एटम है ऑक्सीजन एटम के। क्या 15 कहना मोल चाह रहे ऑक्सीजन एटम। हैं, है ना। बिल्कुल सही। देखो, ग्राम के बाद जब भी एटम आ जाए, ये ध्यान रखना, ग्राम के आगे एटम जुड़ जाए तो ग्राम एटम मोल हो जाते हैं। ग्राम एटम ही मोल होते हैं एटम के लिए। लेकिन ये वर्ड एटम के लिए यूज किया जाएगा, ग्राम के आगे एटम एटम के लिए यूज किया जाएगा। तो अगर वो कह रहा है ए सैंपल कंटेन 15 ग्राम एटम ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब ये है दिस सैंपल दिस सैंपल कंटेन 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसका मतलब क्या है? दिस सैंपल, ये जो भी सैंपल है, कंटेन्स 15 ग्राम मोल। ग्राम के आगे एटम लगा हुआ है, ग्राम एटम बेटा मोल हो जाते हैं, ग्राम एटम पूरे पूरे क्या हो जाते हैं? मोल। इसका मतलब दिस सैंपल कंटेन 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। वो हमसे ये कहना चाह रहा है, ये इंफॉर्मेशन छुपी हुई है इसमें। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का जवाब दो कि अगर ये सैंपल 15 मोल रखता है ऑक्सीजन एटम के, तो एग्जैक्ट कितने ऑक्सीजन एटम होंगे उसमें? 15 into Avogadro. 15 Na. 15 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 15 इंटू Na, है ना। तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई। इट मींस, है ना, इट मींस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन सैंपल, प्रेजेंट इन सैंपल, वो कितने हो जाएंगे?
वो हो जाएंगे 15 मल्टीप्लाई बाई Na, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि वन मोल सब्सटेंस में Na नंबर ऑफ इंटिटीज होती। इंटिटीज यहाँ एटम के रिस्पेक्ट में बोली जा रही हैं, इसलिए हम लोग है ना, एक मोल में Na नंबर ऑफ एटम, तो 15 मोल में 15 इंटू Na कर देंगे। तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग 6.022 10 पावर 23। अगर कोई पूछे एग्जैक्ट कितने एटम है तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे हम लोग। So है can ना? we also बोलो say भाई। that the 15 gram atom of O is 15 times heavier than Na? नहीं, करेक्ट इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट। Okay, sir. Sir, if it will give like there will be oxygen molecule. So here we will write a sample contains 15 gram molecule of oxygen molecule. यस यस, ये करेक्ट है ना। अब देखो जो आपने बोला इसी को मैं ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेता हूँ, है ना, तो जो आपको बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ इसी सेम क्वेश्चन को। अगर मैं बोलूँ ए सैंपल कंटेन्स 15 ग्राम मॉलिक्यूल of oxygen gas, full stop, calculate total number of oxygen atom present in sample। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ये बेसिक्स क्लियर होंगे तभी हम लोग बता पाएंगे, है ना। करो एक बार अटेम्प्ट करो, बताओ मुझे आंसर। Na के टर्म में बता देना आप लोग, ठीक है। Na की वैल्यू मत रखना बेटा आप लोग, आंसर Na के टर्म में। So 15 Na. We wrong। have to find these particles. It will contain 15 moles of oxygen molecule. ये तो सही है, करेक्ट है, लेकिन आंसर आप बताओ Na के टर्म में कितना आ रहा है। सर 30 है ना। 30 Na इज द करेक्ट आंसर। हम्म, 30 Na बिल्कुल सही बेटा, करेक्ट। देखो फिर से समझो एक बार, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे समझो। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए सैंपल कंटेन्स 15 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये है कि उस सैंपल में देखो ग्राम के आगे मॉलिक्यूल लग जाए तो ग्राम मॉलिक्यूल भी मोल होते हैं, लेकिन ये टर्म मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है ना। जब मॉलिक्यूल की बात होगी तो वहां ग्राम मॉलिक्यूल बोलेगा, अगर एटम की बात होगी तो ग्राम एटम। तो यहाँ पे O2 गैस तो मॉलिक्यूल है, इसलिए वो ग्राम मॉलिक्यूल बोल रहा है। इसका मतलब ये है, इट मींस दिस सैंपल कंटेन्स 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है बता, मतलब समझ में आई आपको कि ये जो सैंपल है इसमें ऑक्सीजन गैस के मोल कितने हैं, 15 है। लेकिन ये तो ऑक्सीजन गैस बताओ मॉलिक्यूल है कि एटम है? मॉलिक्यूल है। अच्छा ये मॉलिक्यूल है। अच्छा अगर आपको ये एक सेकंड भूल जाओ कि 15 मोल है, अगर मैं आपसे बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल, अगर एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक मॉलिक्यूल ले लें तो उसमें कितने एटम है? 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कंटेन्स 2 एटम, है ना। 2 एटम। तो आपने आंसर बोल दिया बिल्कुल सही है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है,
तो अच्छा बताओ कि 15 मोल में जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें एटम कितने होंगे? जस्ट डबल होंगे, 30. 30. है ना, 30। हाँ, तो अगर हम लोग स्टेप वाइज चलें, चलो ऐसा करते हैं, अभी हमने 15 मोल निकाल लिए ऑक्सीजन गैस के, इसके मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। तो वो डिफिनेशन बोलते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 15 इंटू Na, इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। लेकिन देखो क्वेश्चन में मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है एटम के नंबर बताओ, और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। तो 15 इंटू Na, इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे? 30 Na. हाँ, अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब। और एक बात और देखो, 2 यहाँ पे कुछ और नहीं, 2 यहाँ पे उसकी क्या है? एटॉमिसिटी है। 2 यहाँ पे क्या है? एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे एक हम लोग देखो, ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे एक हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि एटम्स का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ एटम्स, ये बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। अगर आप किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल निकाल लो और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो? उसी कंपाउंड की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको किसका नंबर मिल जाएगा? एटम का नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने कैसे निकाला? देखो, मैं क्वेश्चन करके फिर आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आगे से देखो, आगे से हम लोग इतनी मेहनत नहीं करेंगे। अभी तो चलो मैं आपको बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, तो मैं एक एक लाइन, लेकिन आगे से हम लोग क्या करेंगे कि कुछ शॉर्ट फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो पहले मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी जो कि 2 है उससे मल्टीप्लाई किया है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ एटम आ गए। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाले, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में 15 क्या है? मोल है। और अगर मोल में मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब एवोगैड्रो नंबर से, तो मुझे क्या मिल गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब हमें एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर क्या हो गया? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, है ना। और अगर एटम का नंबर निकालना है तो एटॉमिसिटी से और मल्टीप्लाई कर दो। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. आ रही है. So, तो ये एक रेडीमेड फॉर्मूला तैयार हो गया, मतलब न्यूमेरिकल्स में ये बहुत हेल्प करेगा। और हम लोग बेटा कोशिश करेंगे कि, मतलब आप देखोगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनको जब यूज करेंगे तो हमारी फालतू की कैलकुलेशन बच जाएगी। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन करना होता और मुझे ये फॉर्मूला पता होता, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 15 ग्राम मॉलिक्यूल है, तो मैं वो समझ जाता कि अच्छा, ये ग्राम मॉलिक्यूल तो मोल ही होते हैं, इसका मतलब आपने 15 मोल दे दिए गए क्वेश्चन में ऑक्सीजन के, तो मोल की जगह में 15 ले लेता, Na की जगह Na, और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितना ले लेता? 2 ले लेता। तो सीधे आंसर यही तो आ जाता है, 30 Na तो आ जाता है ना। बोलो भाई, yes, sir. है ना। तो Yes, एक हम, ये एक रेडीमेड फॉर्मूला तैयार हो गया, आगे से हम लोग इसको यूज कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम। अच्छा, साथ में यहाँ ये भी लिख लो एक फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, कि जैसे मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने हों किसी क्वेश्चन में, तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? तो मॉलिक्यूल हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई बाय एन, मतलब इतना पार्ट, उसमें एटॉमिसिटी को मत लेना बेटा। मोल, मोल ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, Na एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। तो अगर आप विदाउट मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई करके निकालोगे मोल इंटू एन, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर मिलेगा आपको। लेकिन मोल इंटू एन मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी कर दोगे तो एटम्स का नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब इसमें आती है समस्या कि सर यहाँ तो मोल मैंने आपको बता दिए थे, मतलब उसका मैंने ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल ही होते हैं, आपको मोल मैंने डायरेक्ट दे दिए थे। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, मतलब जब आप और आगे बढ़ोगे जैसे जैसे, तो मोल आपको डायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे। पहले बेटा आपको मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और फिर जो मोल आएंगे वो हम लोग रखेंगे इन फॉर्मूलों में, तब हम लोग को एटम्स और मॉलिक्यूल का नंबर मिल जाएगा। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो यही है
कैलकुलेशन ऑफ मोल, कि मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोल। ठीक है, किसी कंपाउंड में मोल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे किसी गिवन सैंपल में, है ना। अगर मोल की कैलकुलेशन की बात करें तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखो दो तरह के केसेस, वैसे तो टोटल 3 तरह के केस होते हैं। 3 तरह के केस पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 1। ठीक है, देखो केस नंबर 1 में फॉर एन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट या फिर एटम, ठीक है, के मोल कैलकुलेट करने हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो किसी एलिमेंट या एटम के मोल निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे, उस सब्सटेंस के मोल कैसे, So मास mass ऑफ, upon gram molecular mass. बिल्कुल सही, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास। शॉर्ट में इसको हम लोग GAM लिख दे देते हैं, लेकिन पूरा इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, GM मतलब ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर किसी एलिमेंट के मास में अगर उसी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो मुझे उस एलिमेंट के मोल मिल जाएंगे, है ना। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, मोल के कैलकुलेशन के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आपको सब्सटेंस का मास दिया जाएगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना मास ग्राम में होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में वो मास किलोग्राम में दे देगा, है ना, मिलीग्राम में दे देगा, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये पता है आप लोग को 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये बेसिक कन्वर्जन है वैसे तो। 1 1000. किलोग्राम 1000 ग्राम। ठीक है, अच्छा मान लो कि मिलीग्राम में दे दिया, 1 मिलीग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। 1000। नहीं, 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम ग्राम से छोटी यूनिट होती, तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो ये आप उल्टा बोल सकते हो कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, मतलब अगर आप इसको इधर ले आओगे तो वो 10⁻³ बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक कन्वर्जन है ये पता होने चाहिए, ग्राम किलो मतलब किसी दूसरी यूनिट से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीग्राम। हाँ, एक बात और, मास की सबसे छोटी यूनिट जानते हो कौन सी होती है, मास की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। मास को मेजर करने की सबसे मिलीग्राम। छोटी यूनिट AMU. AMU. AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU is the smallest unit used for the measurement of mass। मतलब मास को मेजर करने के लिए सबसे छोटी से छोटी यूनिट, इससे कोई छोटी यूनिट डिफाइन ही नहीं की गई है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है AMU। एटॉमिक, इसका पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। और 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं। So 1/12 gram of C12 atom. इसका वैसे बेसिक फॉर्मूला पढ़ोगे तो ये मैं लिख देता हूँ बेसिक फॉर्मूला। 1 AMU किसको बोला गया, तो 1 AMU बोला गया कार्बन का जो C12 वाला आइसोटोप है उसका 1/12 पार्ट। उसके, हाँ उसके एक एटम के मास का 1/12 पार्ट। ठीक है, तो लिख देता हूँ 1 AMU इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, है ना। देखो हम लोग मॉडर्न स्केल पे ही सारा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो कहीं भी अगर रेफरेंस लिया जाएगा तो ये कार्बन का 12 वाला ही लिया जाएगा। मतलब 1 EMU को भी डिफाइन करने के लिए मॉडर्न स्केल में कार्बन का 12 वाला ही आइसोटोप दिया। ठीक है, मतलब कहने का ये कि कार्बन का 12 वाला जो आइसोटोप है उसके एक एटम के मास अगर हम लोग निकाल लें और उसका 1/12 पार्ट कर दें तो वो 1 AMU के बराबर आ जाता है। अच्छा, कोई बच्चा जानता है ये वैल्यू कितनी आती है निकालने पे। ये आती है एवोगाड्रो 1 नंबर 0.67 into 10. 23। ये इतनी आती है 1.666
मतलब निकालोगे तो 1.666 आता ही चला जाता है, लेकिन वही कि हम लोग डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक लिखते हैं राउंड ऑफ करके। तो अगर 1.666, अगर इस तीसरे 6 को राउंड ऑफ कर दें तो ये बन जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये होता है। अच्छा, ये जो नंबर है इसकी एक खास बात है, ये बहुत खास बात है, ये एक प्रोटॉन का मास होता है। ये वैल्यू जो है 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। पता है बात, एक प्रोटॉन का मास इतना ही Yes, sir. होता है, ठीक है। और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो आप इसको और करके भी लिख लो, मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास बराबरी होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर मत कर देना, इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है प्रोटॉन के मास से, 9.1 10⁻31 kg इस ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इस नंबर में एक खास बात है, ये नंबर बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर का रेसिप्रोकल होता है। एवोगाड्रो नंबर अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, Na का रेसिप्रोकल कर दो, Na का रेसिप्रोकल मतलब 1/Na, आप करके देख सकते हो, 1/Na करके देखो, इतना ही आ जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻24, ठीक है। बोलो भाई। तो ये कोई भी रिलेशन, वैसे सारे रिलेशन अपनी जगह करेक्ट हैं, सारे सही है, लेकिन इनमें जो सबसे आसान है याद करने में वो ये लास्ट वाला है। मैं आपसे बोलूंगा कि आप बस ये वाला याद कर लेना, ये वाले लिख जरूर लो नोट्स में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन याद ये वाला कर लेना, क्योंकि देखो ये सबसे फिजिबल है दिमाग में रखना, ये सबसे इजी है, ठीक है। क्योंकि देखो एन ए आप कभी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में एन हजारों बार आएगा। एन मतलब एवोगाड्रो नंबर, ये वाला जो टर्म है ये हर क्वेश्चन में आएगा, तो इसकी वैल्यू आप कभी नहीं बोलोगे एन की। और 1/Na मतलब एवोगाड्रो नंबर का रेसिप्रोकल है ना। आप कभी मान लो ये नंबर ना भी याद आए, कोई दिक्कत नहीं, आप 1/Na करके देख लेना जल्दी से, 1/Na आप 1/6 मोटा मोटा करके देखो, 1.66 ही तो आता है, और 10 पावर नहीं, ये 1/6 आता है 0.166 इंटू 10⁻23, और एक डेसिमल इधर ले आना तो -24 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपके लिए याद करना सबसे इजी है। कभी भी एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना हो, आप यही कन्वर्जन यूज करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि मेरे पास आपके पास 18 ग्राम वाटर है, नहीं नहीं ग्राम है तो फिर क्या फायदा 18 एएमयू वाटर है, एक सैंपल में 18 एएमयू वाटर है, तो इसका बताओ मास ग्राम में कितना होगा। अगर 18 एएमयू वाटर है आपके पास इसी सैंपल में, तो इसका मास ग्राम में कितना होगा। 18/Avogadro. 18 into 1.67 into 10⁻24. बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम लोग को बस यूनिटी चेंज करना है भाई, एक एएमयू में 1/Na ग्राम होते हैं, तो जहाँ एएमयू है उसकी जगह 1/Na ग्राम लिख दो बस, ठीक है। मतलब Na से डिवाइड कर दो कहने का मतलब, या फिर ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, सीधे 1/Na इतना ही आएगा, मतलब एक इतने ग्राम वाटर है, 1 एएमयू मतलब इतने ग्राम पानी है, ठीक है। मतलब ये कन्वर्जन बस करना आना चाहिए, जैसे हम लोग किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिलीग्राम से ग्राम में, ऐसे ये वाला कन्वर्जन बहुत जगह यूज करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में, मतलब ये भी आना चाहिए, क्योंकि किलोग्राम से ग्राम ये सब तो बचपन की बातें हो गई, ठीक है। अब आपको ये वाला कन्वर्जन क्वेश्चंस में कई बार यूज करना है, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया, टाइम मैंने देखा नहीं आज, 8:13 हो गया वो।
चलो अच्छा, तो फिर 8 बजे तक क्लास थी ना, तो थोड़ा कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे में थोड़ा डिस्कशन भी हो गया था। तो अब अगली क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे। अभी तो हम लोग ने अभी बहुत बेसिक बातें करी हैं। अभी मतलब आपको मैंने 11th का कुछ पढ़ाया ही नहीं। मतलब सच्चाई ये है कि आज मैंने आपको 11th का कुछ नहीं पढ़ाया है। पहले लेक्चर में कुछ पढ़ा भी नहीं सकते, अभी मैंने आपको बेसिक ही बताया किया गया होगा मोल, तो उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं वो सारी बातें 9th 10th वाली रिवाइज करके ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग ये सारी बातें जानेंगे। जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया मोल कैलकुलेट करने का, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो ये ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। एटॉमिक मास को भी हम लोग 3 तरह से डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास को केमिस्ट्री में 3 तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक Absolute मास atomic mass. और रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको आरएएम भी बोलते हैं, रिलेटिव। तो वो ये सब बातें एक्चुअली सेकंड लेक्चर में कवर होती हैं। जैसे आप पूछ रहे थे ना रिलेटिव मास, तो अभी वही बात है कि अभी मैं बताने को बता दूं, लेकिन फिर आपको जब मोल ही नहीं कैलकुलेट करने आएगा तो फिर कहीं ना कहीं फिर लेक्चर 2 की बात मैं लेक्चर 1 में बताऊंगा, तो फिर लेक्चर 1 का छूट जाएगा, है ना। तो हम लोग स्टेप वाइज ही चलेंगे। बाकी आपके एक भी डाउट नहीं रहेगा, मतलब ये मेरी गारंटी है कि आपको डाउट एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे आईटीसी के 3 लेक्चर में लगभग खत्म हो जाता है चैप्टर, तो जब इसका तीसरा लेक्चर चल रहा होगा तब आपको आईटीसी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, है ना। अच्छा, अब करना क्या है, मतलब आपको मैं बताता हूँ कि होमवर्क वाला पार्ट, कि आपको आज क्या करना है या कल, जैसे कल क्लास नहीं होगी, अभी तो 2 ही क्लास लग रही है इस वीक में। तो अभी जैसे 2-3 दिन टाइम रहेगा आपके पास, है ना। तो आप क्या पढ़ेंगे उसमें, मतलब क्या आप क्वेश्चन करेंगे तो कौन से क्वेश्चन करेंगे, या पढ़ेंगे तो कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। तो अभी होमवर्क तो मैं आपको नहीं दूंगा कोई भी, क्योंकि अभी हम लोग ने इतना पढ़ा ही नहीं कि मैं आपको कोई होमवर्क दे पाऊँ। ठीक है, अभी हम लोग ने मोल निकालने का बस पहला फॉर्मूला, क्योंकि 11th में शुरुआत यहीं से होती है, अभी बस मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ही है। ठीक है, अभी मैं जब सारी चीजें और समझ लोगे, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर कंपाउंड के मोल निकालना सीखेंगे। अभी तो हम लोग एलिमेंट के मोल पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग कंपाउंड के मोल पढ़ेंगे, फिर हम लोग गैसों के मोल निकालेंगे, है ना। फिर हम लोग सॉल्यूशन में मोल कैसे निकालते हैं वो निकालेंगे। तो तब जाके फिर आपके पास अच्छा खासा मसाला हो जाएगा, तब आपके पास क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो अभी आपको करना कोई क्वेश्चन होमवर्क में ही दे दे रहा हूँ। मैं आपको एक काम करूंगा, जो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के मेरे नोट्स हैं, जो अभी मैं लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में पढ़ाऊंगा, मैं आपको एडवांस में भेज दूंगा। देखो आप स्क्रीन में देख लो, ये मेरे नोट्स पूरे कंप्लीट नोट्स हैं इसी के, इसी चैप्टर के, मोल कॉन्सेप्ट के। तो अभी आप लोगों ने लेक्चर 1 पढ़ा है, अभी आपने क्या पढ़ा है, केवल लेक्चर 1 पढ़ा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसमें आईटीसी के नोट्स भेज दूंगा, एक बार आप लोग रीड कर लेना। ठीक है, काफी कुछ चीजें आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएंगी, है ना। और नेक्स्ट क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको जो भी बची हुई चीजें होंगी, जो खुद से पढ़ने में नहीं समझ में आई होंगी, वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छा, इसमें एक काम ये करना, इसमें एक लिस्ट है मोलर मास की। मोलर मास जानते हो आप लोग, मॉलिक्यूलर मास, Yes, sir. है ना। तो इसमें एक ये लिस्ट बनी हुई मोलर मास की, ये लिस्ट आप लोग या तो बना लेना या इसका प्रिंट आउट निकाल के कॉपी में पेस्ट कर लेना। इसमें मैंने क्या किया है, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने पॉपुलर कंपाउंड है, मतलब जो पूरी केमिस्ट्री में आपको घूमते फिरते नजर आएंगे, मतलब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे 11 से लेकर 12 तक, वो मैंने एक जगह लिख दी है। बहुत सिलेक्टेड कंपाउंड है, ज्यादा नहीं, 22 ही कंपाउंड है, और उनके मोलर मास भी लिख दिए। ठीक है, और ये मोलर मास की वैल्यूज अभी एक जगह लिख के फिर आपको याद भी कर लेनी है। वैसे तो हम लोग निकालना सीखेंगे मोलर मास, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपको किसी कंपाउंड का मोलर मास याद है,
तो आपका आधा टाइम बच जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास याद है कि 98 है, तो इसके मोल निकालने में बड़ी हेल्प मिलेगी। इसका मास आपको दिया जाएगा, है ना, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 98 कर देंगे। ठीक है, तो वो आपको निकालने में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 to 4 होता है, फिर सबका सम करोगे तब वो 98 आएगा। नहीं समझ में आया? आ गया, आ गया। है ना, आ गया। तो ये मोलर मास की लिस्ट भी है, ये देख लेना आप लोग। और अगली क्लास में हम लोग इसको मैं भेज दूंगा आप लोग, लेकिन अभी मैं भेजूंगा किसमें, ये भी समस्या है। तो एक मैं ऐसा करता हूँ, 2 मिनट लगेगा, मैं एक गूगल क्लासरूम में ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है, और आपको आपको अभी कोड शेयर कर देता हूँ, है ना, तो आप लोग ज्वाइन हो जाओ उसमें, ठीक है। ओके सर। 2 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। ओके सर। और ये काम कर ही लेते हैं क्योंकि नोट्स भेजना है, तो अभी उस जो भी नोट्स वोट्स है मैं उसी में भेजता रहूंगा, ठीक है। नोट्स हो गया, वीडियो लेक्चर हो गया,